सुपर प्राइम टाइम प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। वक्त हो गया है देखने का देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरें, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव न्यूज स्टोरीज और वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज अगले 1 घंटे तक लगातार मेरे साथ। तो आइए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले बात जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन से हुए अटैक की करते हैं। जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन से अटैक हुआ तो सांबा सेक्टर में 2 ड्रोन पर भारतीय जवानों ने फायरिंग की। हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश में पाकिस्तान का ड्रोन प्रेम नया नहीं है। कभी ड्रोन से हथियार की सप्लाई तो कभी नशे की तस्करी होती रही है, लेकिन इस बार ड्रोन से अटैक कर कर पाकिस्तान बुरी तरह फंस गया है और इस गुस्ताखी का खौफ पाकिस्तान में दिखने भी लगा है। पूरा टेररलैंड हाई अलर्ट पर है। दहशत भारत की जवाबी स्ट्राइक की कल्पना से फैली है। पाकिस्तान को अंदेशा है कि इस बार और भी सर्जिकल और एयर स्ट्राइक की तरह सटीक हमला हो सकता है। क्यों है पाकिस्तान को ऐसी आशंका और हिंदुस्तान के किस हथियार से है पाकिस्तान को बड़ा डर? देखिए ये रिपोर्ट। शक्ति का भंडार अग्नि वर्षा से मचाने हाहाकार तैयार है हिंदुस्तान का लेटेस्ट घातक हथियार। जिन्ना के बनाए मुल्क में पल रहे सपोले अपने मुल्क की परवाह किए बिना जिस राह पर निकल पड़े हैं, जहां हर मोड़ पर सिर्फ और सिर्फ तबाही का बारूद बिछा है। भारत की शक्ति अग्नि मिसाइल सीरीज की आधुनिक मिसाइल अग्नि प्राइम ने आकार ले लिया है। न्यूक्लियर क्षमता वाली इस मिसाइल का टेस्ट भी ओडिशा के चांदीपुर तट पर कामयाब हो चुका है। लेकिन 1 से 2000 किलोमीटर तक आतंक मचाने वाली ये मिसाइल कहां गिरेगी, ये किसी को नहीं पता और यही सस्पेंस पाकिस्तानी हुक्मरानों पर भारी पड़ रहा है। सवाल यह है कि आखिर पाकिस्तान के हुक्मरान यानी खान गैंग और बाजवा की गीदड़ फौज को आखिर ये डर क्यों सता रहा है? इसका जवाब है हिंदुस्तान के सीने में सुलगी बदले की वही आग जिसे पाकिस्तान के सियासतदान देख चुके हैं और उनके पाले आतंकवादी इस आग में जलकर भस्म भी हुए हैं। खौफ उस बदले की कल्पना का है जिसमें मौत के बाद मिट्टी तक नसीब नहीं होती। अब सवाल यह भी उठता है कि जब पाकिस्तान की फौज, लीडरशिप और आतंक के आकाओं को हिंदुस्तान के गुस्से का अंदाजा है तो फिर हिमाकत क्यों करते हैं? जवाब है मजबूरी। क्योंकि पीओके की जिस अवाम ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खुलेआम नेतृत्व स्वीकार किया है, उनके दबाव में कभी भी आतंकवादियों के लिए बनाया गया मुफीद ठिकाना पीओके ही पाकिस्तान से छिन सकता है। इसलिए बात पीओके की नहीं होती, बल्कि हिंदुस्तान जिस धरती को जन्नत की संज्ञा देता है उस कश्मीर की होती है। लेकिन इस बार घाटी के मुद्दे पर पाकिस्तानियों के मुंह पर ताला जड़ दिया गया है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है जिससे पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और खींच में एक ऐसी हरकत कर दी जिसने पाकिस्तानी हुक्मरानों और आतंकियों की नींद हराम कर दी। आग से खिलवाड़ कर बैठे खान, सजा भुगतेगा पूरा पाकिस्तान। बारूद का खेल महंगा पड़ेगा, खौफ हिंदुस्तान कुछ करेगा। ड्रोन अटैक के जवाब में जलेगा, स्ट्राइक से टेररिस्तान दहलेगा। इस बार होगा प्रचंड प्रहार, हिंद के शस्त्रों का हाहाकार। दरअसल पाकिस्तान के मोर्चे पर छिड़ी अघोषित जंग की इस पूरी कहानी का सिरा पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई, आर्मी, सरकार और आतंकवादियों के ताने बाने वाले 4 धागों से गुथा है। इसलिए जैसे ही हिंदुस्तान के हाथ पाकिस्तानी करतूत के तार आते हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान के ये चारों धागे अपना सिरा एक दूसरे के पीछे दबा लेते हैं, बल्कि पूरा टेररलैंड अलर्ट हो जाता है। इस बार भी ऐसा ही हुआ है। एक बारूदी वारदात में पाकिस्तान का रोल फिर से हिंदुस्तान के सामने उजागर हो गया। हालांकि इसमें बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन क्रोनोलॉजी पाकिस्तानी हुक्मरानों के नापाक इरादों से तारुफ करा रही है, इसलिए बदला भी तय है। इस कहानी की भूमिका बनी है 24 जून के पहले, जहां अमन की तरफ बढ़े कश्मीर को विकास के नए और मजबूत पहिए लगाने की तैयारी हुई थी। 24 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर के सभी राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई। पाकिस्तान ने इस बैठक को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाए गए उसके दबाव का नतीजा बताया। पाकिस्तानी हुक्मरान मन ही मन खुश हो रहे थे, लेकिन उनके अरमानों पर पानी फिरा 24 जून को, जब कश्मीर के सभी सियासी दलों ने एक सुर में कहा कि उन्हें मोदी कबूल है और फिर पाकिस्तान की एंटी इंडियन एजेंसियां बौखला गई। 24 जून की बैठक के बाद पाकिस्तान में हलचल हुई। 27 जून तक जम्मू कश्मीर में 3 बड़ी वारदातें हुई।
आतंकवादियों ने पहले परवेज अहमद डार की हत्या की, जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन से अटैक किया और फिर एसपीओ फैयाज अहमद डार की परिवार समेत हत्या की। यह सब ऐसे ही नहीं हुआ, इसके पीछे पाकिस्तान के आतंकवादियों का पूरा नेटवर्क काम कर रहा था, जिसमें पीएम इमरान खान की सहमति के साथ बाजवा का इशारा और आईएसआई चीफ फैज हामिद का रोल था, जिसका खुलासा खुफिया एजेंसी के इनपुट और मौके से मिले सबूतों के आधार पर किया गया है। और यही खुलासा पाकिस्तान पर भारी पड़ने वाला है, क्योंकि भारत में इस वक्त वो सरकार है जिसे प्रधानमंत्री मोदी का नेतृत्व हासिल है और इस करिश्माई नेतृत्व को पाकिस्तानी बढ़ी धड़कनों से महसूस कर चुके हैं। सातवें पाताल में होंगे उनको भी मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। चुन चुन करके हिसाब लेना ये मेरी फितरत है, ये हमारा सिद्धांत है। हम घर में घुस के मारेंगे। पाकिस्तान में डर इसी करिश्माई नेतृत्व का है, क्योंकि अब किसी भी वारदात के बाद हिंदुस्तान खामोश नहीं बैठता, जवाब जरूर देता है। और अब वक्त है ऐसा जवाब देने का जो पिछले जवाबों से और भी ज्यादा करारा हो। यानी पाकिस्तान के आतंकवादियों को जम्मू में हुई वारदात की सजा भुगतनी ही होगी, जिसका संकेत पाकिस्तान की हुकूमत को मिल चुका है। क्या है वो संकेत, आप भी देखिए। 2016 में आतंकवादियों ने उरी सेक्टर में हमला किया था। इस हमले की जिम्मेदारी जैश ए मोहम्मद ने ली थी। 10 दिन के अंदर भारत ने इस हमले का बदला लिया। पीओके में घुसकर हिंद के वीरों ने आतंकी कैंप उड़ा दिए। पीओके में स्ट्राइक से आतंकवादियों को भारी नुकसान हुआ, लेकिन पाकिस्तानी आतंकवादियों ने फिर पुलवामा में साजिश रची। 2019 में सुरक्षा बलों को टारगेट बनाकर हमला हुआ था। इस घातक और बड़े हमले में 40 जवान शहीद हो गए थे। इस हमले का घातक बदला भारत ने 12वें दिन में लिया। बालाकोट में एयर स्ट्राइक से आतंकवादी ठिकाने उड़ा दिए। इस एयर स्ट्राइक में 400 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए थे और इसके बाद पाकिस्तानी हुक्मरानों के जहन में डर बैठ गया कि भारत जवाब नहीं बल्कि गुस्ताखी की सजा देता है। और अब फिर से जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर हमला हुआ है, वो भी ड्रोन से। यानी पहली बार इस तरह के हाईटेक हथियार का इस्तेमाल किया गया है, तो जवाब भी उससे ज्यादा हाईटेक और घातक हो सकता है। इसलिए पूरा पाकिस्तान इस वक्त अलर्ट पर है। आतंकवादियों के जरिए साजिश रचने वाले सोच में डूबे बैठक करके रूपरेखा को तय करने लगे हैं। जम्मू में अटैक के बाद पाकिस्तान में अलर्ट जारी हो गया। इंटरनेशनल बॉर्डर और एलओसी पर चौकसी बढ़ा दी गई। निगरानी के लिए बॉर्डर पर ड्रोन का इस्तेमाल भी हो रहा है। पाकिस्तान में 1 जुलाई को अहम पार्लियामेंट सेशन होगा। इसमें जनरल बाजवा आईएसआई चीफ पूरी ब्रीफिंग भी देंगे और इसके लिए विपक्षी दलों के नेताओं को भी आमंत्रित किया गया है। यानी डर इस कदर हावी हो चुका है कि कश्मीर के हालात पर पाकिस्तान में होने वाली बैठक अब सबसे बड़ा मुद्दा होगी, क्योंकि अब भारत की निगरानी नामुमकिन हो गई है, जिसका उदाहरण है सांबा सेक्टर में नाकाम की गई पाकिस्तान की एक और साजिश। जम्मू ड्रोन धमाके के बाद सांबा में भी 2 ड्रोन मिले हैं। ये ड्रोन कालूचक, रत्नूचक मिलिट्री स्टेशन के पास देखे गए, जिन पर 20 राउंड फायरिंग की गई। इससे पाकिस्तानी साजिश नाकाम हुई। यानी भारत क्या कर सकता है, अब इससे हर कोई अनजान है, सिवाय हिंदुस्तान की उस यूनिट के जो पाकिस्तान को दहलाने की तैयारी में होगी। अब इससे जुड़े कयास कई तरह के हैं, लेकिन जो अंदाजा पाकिस्तान को डरा रहा है वो है राफेल। राफेल फाइटर जेट का डर पाकिस्तान ही नहीं चीन पर भी हावी है। इसका कारण है वो ताकत जिसके बारे में कभी चीन और पाकिस्तान जैसे मुल्क सोच ही नहीं सकते। एक रात में राफेल कई बार पूरे पाकिस्तान के चक्कर काटकर इस्लामाबाद तक तहलका मचा सकता है, वो भी पाकिस्तान को भनक लगे बिना। राफेल ने 12 घंटे लगातार उड़ान भरने का रिकॉर्ड बनाया है। 12 घंटे में राफेल जेट ने 17,000 किलोमीटर की दूरी तय की है। इस रिकॉर्ड ने राफेल को दुनिया का बहुत घातक विमान साबित कर दिया है और पाकिस्तान को डर है कि अगर भारत ने इस बार एयर स्ट्राइक की तो फिर उसमें राफेल का इस्तेमाल जरूर होगा, जिस पर ना तो कोई हथियार कारगर होगा, ना ही चीन के रिवर्स इंजीनियरिंग से बने एयर डिफेंस सिस्टम। रही बात ड्रोन की, तो पाकिस्तान जिस ड्रोन के दम पर उछल रहा है वो उसे चीन से हासिल हो रहे हैं, लेकिन वो इस तकनीक का मास्टर है या नहीं वो भविष्य तय करेगा।
भारत के खिलाफ पाकिस्तान की साजिश में चीन के शामिल होने को लेकर सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि TV9 भारतवर्ष के पास जो एक्सक्लूसिव जानकारी है उसके मुताबिक पाकिस्तान से आए ड्रोन्स के निशाने पर राफेल फाइटर जेट्स थे और पाकिस्तान अब आतंकवादियों की जगह इन्हीं ड्रोन्स का इस्तेमाल करने की फिराक में है। और हैरान करने वाली बात यह है कि ये सभी ड्रोन चीन में बने हैं। हालांकि तुर्की से भी पाकिस्तान ने ड्रोन हासिल करने के लिए बात की थी, लेकिन भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए तुर्की चीन की तरह बेचैन नहीं है, इसलिए डील अभी तक अटकी है और चीन पाकिस्तान के इस गुनाह में शामिल हो गया है। चीन ने बड़ी संख्या में ड्रोन का निर्माण शुरू किया है। ड्रोन की कमर्शियल बिक्री में चीन का 72% हिस्सा है। चीन ने लॉजिस्टिक्स और आर्म ड्रोन भी बना लिए हैं। चीन ने लॉजिस्टिक्स और आर्म ड्रोन सेना को दिए हैं। घातक ड्रोन्स की तैनाती चीन ने पाकिस्तान में भी की है। चीन ने छोटे आकार के ड्रोन पाकिस्तान को भी दिए हैं और इस वक्त पाकिस्तान इन्हीं ड्रोन्स के इस्तेमाल से हिंदुस्तान के खिलाफ आतंकी साजिश को रच रहा है, जिसका खुलासा हथियार पहुंचाने से लेकर ड्रग्स स्मगलिंग तक हो चुका है। लेकिन अब जम्मू में एयरफोर्स स्टेशन पर पहली बार ड्रोन अटैक करके पाकिस्तान ने सीधा संकेत दे दिया है कि चीन ने अटैकिंग ड्रोन्स पाकिस्तान को जानबूझकर भारत को अस्थिर करने के लिए दिए हैं, लेकिन ड्रोन में बारूद भर कर खेलना पाकिस्तान को भारी पड़ने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। अमेरिका और ईरान के बीच फिर एक बार तनातनी बढ़ती जा रही है। पहले ईरान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रईसी ने तल्ख लहजे में अमेरिका को चेताया था। अब ईरान ने नए ड्रोन का दावा किया है। ईरान का दावा है कि उसके पास 7000 किलोमीटर रेंज वाला ड्रोन मौजूद है। ईरान के इन दावों के बीच अमेरिका ने बड़ी कार्रवाई की है। इराक और सीरिया के बॉर्डर पर अमेरिकी सेना ने ईरान समर्थित मिलिशिया संगठन पर ताबड़तोड़ हमला किया है। कमोबेश ऐसे ही विध्वंसक प्रहार किया है अमेरिका ने इराक सीरिया सरहद पर। कमोबेश ऐसे ही बारूद बरसाए हैं अमेरिका के कमांडरों ने। टारगेट था वो मिलिशिया ग्रुप जिसे ईरान सपोर्ट करता है, जो इराक और सीरिया के सरहदी इलाकों से चलता है। अमेरिका वर्सेस ईरान, दुश्मनी का नया राउंड। सीरिया में हमला, आतंकी ठिकाना धुआं धुआं। ईरान का ड्रोन तैयार, यूएस पर करेगा पलटवार। ईरान का कौन सा ड्रोन अमेरिका के लिए आफत बन गया है, ये बताएंगे, मगर उससे पहले जानिए कि आज तक कहां और क्यों अमेरिकन कमांडरों ने बारूदों की बारिश की है। पेंटागन की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने अपनी एयर स्ट्राइक में ऑपरेशनल और वेपन स्टोरेज वाले सीरिया में 2 ठिकाने और इराक में 1 ठिकाने को निशाना बनाया है। अमेरिका का दावा है कि इन तीनों ठिकानों को इसलिए टारगेट किया गया क्योंकि इनका इस्तेमाल ईरान समर्थित मिलिशिया ग्रुप करता है। वो मिलिशिया ग्रुप जो इराक में अमेरिकी जवानों और ठिकानों पर हुए UAV हमलों में शामिल है। इस विध्वंसक हमले में मिलिशिया ग्रुप के कितने हथियारबंद मारे गए या जख्मी हुए, इसके बारे में नहीं बताया गया है। फिलहाल इसका आकलन किया जा रहा है, लेकिन इस हमले के बाद से ईरान तिलमिलाया हुआ है क्योंकि ये एयर स्ट्राइक राष्ट्रपति जो बाइडेन के निर्देश पर की गई। राष्ट्रपति बनने के 5 महीने के अंदर जो बाइडेन ने दूसरी बार ईरान समर्थित मिलिशिया समूह के खिलाफ जवाबी हमले का आदेश दिया है। बाइडेन ने आखिरी बार फरवरी के दौरान सीरिया में सीमित हमलों का आदेश दिया था। फिर एक बार प्रेसिडेंट बाइडेन के आदेश पर अमेरिकी सेना ने सीरिया और इराक के मिलिशिया ठिकानों को धुआं धुआं कर दिया है। इस हमले के बीच सवाल उठने लगे हैं कि क्या अब अमेरिकी ठिकानों पर भी पलटवार होगा? क्या ईरान की मदद से मिलिशिया ग्रुप प्रहार करेगा? क्या ईरान पर प्रतिबंध की पहल भी खटाई में पड़ेगी? अमेरिका समेत 6 महाशक्तियां अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लगाए प्रतिबंधों को ईरान से हटाने पर विचार विमर्श कर रही है। हाल में बाइडेन प्रशासन की ओर से कहा गया था कि अमेरिका ईरानी सर्वोच्च नेता अली खामनेई पर प्रतिबंध हटाने पर विचार कर रहा है, लेकिन उसके बाद ईरान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ने तल्ख लहजे में अमेरिका को चेताया था। ईरान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने भी साफ, सरल, स्पष्ट शब्दों में कहा था
उनका अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिलने का कोई इरादा नहीं है। रईसी ने कहा था कि बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर ईरान कोई समझौता नहीं करेगा और इस मुद्दे पर वो अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात का इरादा भी नहीं रखते हैं। रईसी के गद्दी पर बैठने से पहले ही तल्ख बयान के बाद जिस तरह अमेरिका ने ईरान समर्थित मिलिशिया को टारगेट किया है, उससे तय है कि टकराव का नया अध्याय लिखा जाना बाकी है। आगे स्थिति और भी ज्यादा बिगड़ सकती है क्योंकि मिलिशिया संगठनों पर अमेरिकी हमलों के ठीक बाद ईरान ने अपने नए विध्वंसक ड्रोन के बारे में दुनिया को बताया है। ईरानी गार्ड्स कमांडर इन चीफ हुसैन सलामी ने कहा है कि ईरान के पास 7000 किलोमीटर की लंबी दूरी के ड्रोन हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे ड्रोन उड़ान भर सकते हैं और निर्धारित स्थान पर सुरक्षित लैंडिंग भी कर सकते हैं। जाहिर है कि ये ईरान की ओर से अमेरिका की चेतावनी है। आपको बता दें कि ईरान की सीमाओं पर निगरानी के काम में आमतौर पर ड्रोन ही तैनात किए गए हैं। खासकर होर्मुज खाड़ी के जल क्षेत्र में सर्वाधिक तैनाती ड्रोन की है। ईरान और क्षेत्रीय सैन्य बल समेत यमन, सीरिया और इराक में हाल के वर्षों में ड्रोन का प्रयोग अधिक होने लगा है। ऐसे में जब नए ड्रोन की ताकत से ईरान लैस होने का दावा करता है तो आशंका है कि ईरान की शह पर मिलिशिया संगठन अमेरिका पर पलटवार कर सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो वही होगा जो कल्पनाओं में भी कपाने वाला होगा। और अब बात करते हैं कोरोना महामारी की, जिसके कारण आज भी दुनिया में परेशानी का आलम है। देश के तमाम शहरों में जिंदगी रफ्ता रफ्ता पटरी पर आ रही है। लॉकडाउन की पाबंदियां बहुत मामूली रह गई हैं, लेकिन क्या ये सब बहुत दिनों तक रहने वाला है? क्या तीसरी बार भी देश में लॉकडाउन लगेगा और कई लोग बीमार होंगे? ऐसा इसलिए क्योंकि कोरोना के नए वेरिएंट डेल्टा का कहर बढ़ता जा रहा है। दुनिया के कई देशों में फिर से लॉकडाउन लगाया गया है। हिंदुस्तान में भी मरीज बढ़ रहे हैं। तीसरी लहर की तैयारियां शुरू हो गई हैं। आपको दिखाते हैं कि महाराष्ट्र में किस तरह से डेल्टा वेरिएंट से दहशत बढ़ती जा रही है। जिंदगी की ऐसी रफ्तार कब तक रहेगी? कब तक खुले रहेंगे बाजार? ये रौनक, ये बेफिक्री का दौर कब तक रहेगा? देश में भी लॉकडाउन पूरी तरह से हटा भी नहीं है कि अगला लॉकडाउन करीब नजर आने लगा है। बिजनेस का घाटा भी पूरा भी नहीं हुआ है कि बाजार फिर से बंद होने की नौबत करीब दिखाई देने लगी है। सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया कैसे एक बार फिर कोरोना के शिकंजे में फंस रही है, इसकी पूरी जानकारी आज हम आपको देने वाले हैं। महाराष्ट्र कोरोना का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है और यहां अब कोरोना के नए वेरिएंट डेल्टा की वजह से मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। कोरोना का डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरिएंट भारत समेत दुनिया के कई देशों में तेजी से फैल रहा है, जिसकी वजह से कोरोना पहले से भी ज्यादा घातक होकर लोगों को बीमार कर रहा है। डेल्टा प्लस के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में दर्ज किए गए हैं, जहां अब तक 29 केस सामने आए हैं। इसके अलावा तमिलनाडु में 9, मध्य प्रदेश में 7, केरल में 3, पंजाब और गुजरात में 2, आंध्र प्रदेश में 1, ओडिशा में 1, राजस्थान में 1, जम्मू कश्मीर में 1, हरियाणा और कर्नाटक में भी 1-1 मामले मिले। इस मैप के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट कैसे देश के उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक मौजूद है। नया वेरिएंट बहुत तेजी से फैलता है, इसीलिए अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि कोरोना की तीसरी लहर अब किस कदर करीब दिखाई देने लगी है। देश भर में भले ही लोग कोरोना के संक्रमण को लेकर लापरवाही बरत रहे हैं, लेकिन सरकार ने तीसरी लहर की आहट महसूस कर ली है और तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। पाबंदियां भी लौटने लगी। महाराष्ट्र में सोमवार से लॉकडाउन की पाबंदियां सख्त हुई। लेवल 1 और 2 वाले जिलों को भी अब लेवल 3 में ला दिया गया है। दिल्ली में बाजारों की चेकिंग शुरू, मास्क न पहनने पर चालान हो रहे हैं। केंद्र सरकार ने 8 राज्यों को पत्र लिखकर आगाह किया है। राजस्थान में संक्रमण रोकने के लिए माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। जिन राज्यों में डेल्टा प्लस के मरीज मिले हैं वहां अलर्ट जारी किया गया है। भारत अभी बेहतर हालात में है, लेकिन दुनिया के कई देशों में लॉकडाउन का दौर लौट आया है। डेल्टा वेरिएंट 80 देशों में पाया गया है, जबकि डेल्टा प्लस वेरिएंट अभी 9 देशों में पाया गया है। डेल्टा वेरिएंट भारत के अलावा अमेरिका, ब्रिटेन, पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड, जापान, पोलैंड,
नेपाल, चीन और रूस में भी पाया गया है। ये वेरिएंट वैक्सीन और इम्यूनिटी दोनों को चकमा दे सकता है। बांग्लादेश में संक्रमण जारी, अब लॉकडाउन की तैयारी। बांग्लादेश में अचानक हालात बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। वजह डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरिएंट हो सकता है। रविवार को 24 घंटे में 119 लोगों की मौत हो गई। कुछ दिनों में 5000 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं। 1 जुलाई से देश भर में कंप्लीट लॉकडाउन की तैयारी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कोरोना को भुलाकर इंटरनेशनल लेवल पर रूस का सम्मान और शक्ति बढ़ाने में जुट गए थे, लेकिन कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने पुतिन को भी चौंका दिया है। मॉस्को में रविवार को 24 घंटे में 144 लोगों की मौत हो गई। एक दिन में कोरोना से मौत का ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। पिछले 24 घंटों में रूस में कोरोना वायरस से 599 लोगों की मौत हुई है। मलेशिया में 1 महीने से लॉकडाउन है। अब इसे अनिश्चितकाल तक के लिए बढ़ा दिया गया है। मलेशिया में हर दिन करीब 5000 नए केस आ रहे हैं। थाईलैंड में भी सख्ती बढ़ा दी गई है। बैंकॉक और 9 प्रांतों में रविवार को नए प्रतिबंध लागू किए गए हैं। बैंकॉक में अब रेस्टोरेंट में खाना खाने और एक जगह पर 20 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई। थाईलैंड में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण के 3995 मामलों की पुष्टि हुई है और 42 लोगों की मौत हुई है। पिछले कुछ दिनों में कोरोना के नए वेरिएंट के कारण संक्रमितों की संख्या दोगुनी हो गई है। डेल्टा वेरिएंट की वजह से करीब 70% ऑस्ट्रेलियाई लोग लॉकडाउन जैसे प्रतिबंधों का सामना कर रहे हैं। पहले ऑस्ट्रेलिया में कोरोना के मामले बेहद कम थे, लेकिन अब 40 से 50 लोग हर दिन कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। रविवार को 43 नए मामले सामने आए हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग से पता चला है कि अब तक कई मामले डेल्टा वेरिएंट के सामने आ चुके हैं। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। अब पाकिस्तान की तस्वीरें देखिए। लोगों में इतनी दहशत है कि कोरोना वैक्सीन लेने के लिए एक ही सेंटर पर हजारों लोग जमा हो गए। इतना ही नहीं, वैक्सीन की लूट मच गई। लोगों ने काउंटर्स पर कब्जा जमा लिया। इस्लामाबाद के सेंटर पर एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन लगाई जा रही थी, लेकिन बद इंतजामी की वजह से भीड़ जमा हो गई और फिर वैक्सीनेशन नहीं हो सका। हालांकि इटली से राहत की खबर है। इटली के कुछ इलाकों को अब मास्क फ्री कर दिया गया है। इटली ने लंबे समय से देश में लगे नो एंट्री को भी हटा दिया है। इटली में विदेशी लोगों को ग्रीन पास दिखाना होगा या फिर कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। ये वही देश है जहां शवों को दफनाने के लिए सेना की मदद लेनी पड़ी थी, लेकिन इटली में तेजी से वैक्सीनेशन हुआ है और अब हालात काबू में। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। पाकिस्तान में सिर्फ हुकूमत बदलती है, चेहरे बदलते हैं, लेकिन हुक्मरानों की नीयत नहीं बदलती। इसका ताज़ा तरीन उदाहरण है अफगानिस्तान के मोर्चे पर हुआ एक ऐसा खुलासा जिसने न सिर्फ अमेरिका को बल्कि पूरी दुनिया को चौंका दिया है। क्या है ये जानकारी इस रिपोर्ट में देखिए। साथ ही इमरान खान का वो दूसरा डिप्लोमेटिक प्लान भी देखिए जिसमें पाकिस्तान के हुक्मरानों ने धोखेबाजी का नकाब ओढ़कर न सिर्फ ईरान को दगा दिया बल्कि चीन को भी मतलबी होने की परिभाषा सिखा दी। कबायली लड़ाकों को आतंक का असुर बनाने वाला पाकिस्तान ही था। अफगानिस्तान को दहशत का नासूर घाव देने वाला भी पाकिस्तान ही था। आतंकवादियों को पालना, उन्हें हथियार मुहैया कराना, टेरर फंडिंग करके उन्हें दुनिया जहान के कोने कोने तक खौफ बांटने के लिए भेजना, सब कुछ पाकिस्तान ही करता रहा है, जिसके साक्षात सबूत अफगानिस्तान ने ही साझा कर दिए हैं। जिस तालिबान और अफगानिस्तान सरकार के बीच समझौता कराने का दावा पाकिस्तान करता है, जिस अमेरिका और तालिबान के बीच शांति का रास्ता दिखाने वाला चिराग पाकिस्तान बनता है, वही पाकिस्तान दशकों से अफगानिस्तान के सीने को छलनी कर रहा था। यानी अफगानिस्तान को अस्थिर करने की साजिश पाकिस्तान पूरी दुनिया से छिपाता रहा। लेकिन जैसे ही शांति का रास्ता तैयार हुआ, अमेरिकी सेना अफगानिस्तान से निकलने की तैयारी करने लगी। वैसे ही पाकिस्तान के आतंक वाले इस पाप का भी खुलासा हो गया। कैसे, इसे देखिए। अफगानिस्तान में तालिबान का संघर्ष खत्म हो गया। तालिबान अब कब्जे वाले जिलों को खाली कर रहा है। कब्जे वाले जिलों से टैंक और हथियार हटाए जा रहे हैं। तालिबान इन सभी हथियारों को पाकिस्तान भेज रहा है। यानी ये पूरी तरह साफ हो गया है कि पाकिस्तान ही अफगानिस्तान में तालिबान के लबादे में छद्म युद्ध लड़ रहा था। हैरान करने वाली बात यह है कि टैंक, दूसरे सैन्य उपकरण और हथियारों को पाकिस्तान में खुलेआम भेजा जा रहा है।
जिससे एफएटीएफ की लटकी तलवार की धार और तेज हो सकती है। हालांकि उस मोर्चे पर अभी कई और सुराग मिलने बाकी हैं, जिसका खुलासा मीटिंग दर मीटिंग होता है। लेकिन अफगानिस्तान ने आतंक फैलाने वाले पाकिस्तान को टारगेट पर ले लिया है। अफगान सरकार ने टैंक भेजने का मामला गंभीरता से लिया। अफगान सरकार ने जाबल प्रांत के पास पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। सुरक्षा परिषद और सेना प्रमुख ने मामले पर नजर रखी हुई है और इसका खुलासा खुद अफगानिस्तान के आंतरिक मंत्री जनरल अब्दुल सत्तार मिर्जा कवाल ने किया है। वहीं एक और अधिकारी ने इस मामले की पुष्टि करते हुए दावा किया है तालिबान के सैन्य उपकरण डूरन लाइन के पास ले जाए जा रहे हैं। हालांकि तालिबान के प्रवक्ता ने इसका खंडन किया है, लेकिन यह खंडन सिर्फ रूट को लेकर है, हथियारों को पाकिस्तान पहुंचाने को लेकर नहीं है। मतलब साफ है कि पाकिस्तान न सिर्फ टेरर फंडिंग करने वाला मुल्क है, बल्कि वो आतंक को भी पालता है। अफगानिस्तान के 370 में से 50 जिलों पर तालिबानी कब्जा है। हाल ही में हुई हिंसा में 46 तालिबानी आतंकवादी भी मारे गए हैं। इस हिंसा के बाद तालिबान और अमेरिका के बीच संधि हुई थी। पाकिस्तान इस शांति संधि में मध्यस्थता करने का दावा करता है, लेकिन यूएस के पूर्व एनएसए जॉन बोल्टन पाकिस्तान का दावा नकारते हैं। बोल्टन के मुताबिक पाकिस्तान 5 दशक से तालिबान के साथ है। पाकिस्तान ने तालिबानी आतंकवादियों को पनाह और संरक्षण दिया और अब इसका सबसे बड़ा सबूत हाथ लग चुका है। तालिबान अगर शांति के रास्ते पर चल रहा है तो फिर हथियार पाकिस्तान की ताकत बढ़ाने के लिए रखने के बजाय उसे पाकिस्तान को क्यों लौटा रहा है? और पाकिस्तान की दुनिया को दगा देने को लेकर यह खुलासा कोई नया या पहला नहीं है। एक और खुलासा ताज़ा तरीन है, उसे भी देख लीजिए। खुलासा यह है कि पाकिस्तानी पीएम इमरान खान के विशेष सलाहकार जुल्फी बुखारी ने इजराइल की यात्रा की थी और इस यात्रा में बुखारी मोसाद के चीफ से भी मिले थे और यह दावा इजराइल के मीडिया ने किया है। इजरायली अखबार हयोम ने जुल्फी बुखारी पर खबर छापी। दावा है कि बुखारी और मोसाद चीफ की नवंबर 2020 में मुलाकात हुई, लेकिन इजरायली सेना के दबाव में पाकिस्तान का नाम हटा दिया गया। यानी ये मुलाकात उस वक्त में हुई जब अरब देश इजराइल के साथ अपने संबंधों को सामान्य बना रहे थे, राजनयिक संबंध स्थापित कर रहे थे। हालांकि इस मुलाकात का मकसद क्या था ये तो नहीं पता, लेकिन माना जा रहा है कि पाकिस्तान इजराइल से गुपचुप तरीके से संबंध जोड़ना चाहता था, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। हालांकि अब इस खबर के खुलासे के बाद पाकिस्तान की राजनीति में नए सिरे से भूचाल आना तय है, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान तालिबान से संबंधों पर घिर गया है और दूसरी तरफ इजराइल से नजदीकी बढ़ाने पर। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट का खतरा बढ़ता जा रहा है। कोरोना की तीसरी लहर की भविष्यवाणी की जा रही है। अब भी 5 लाख से ज्यादा एक्टिव केस हैं। इसके बावजूद कई जगहों पर लोग वैक्सीन लगवाने से कतरा रहे हैं। भ्रम में फंसे लोग टीका नहीं लगवाने के बहाने बना रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में इस पर चर्चा की, लोगों का भ्रम दूर किया। इसके बाद लोग टीका लगवाने के सिलसिले को फिर शुरू करने वाले हैं। एक बार फिर रफ्तार पकड़ रहा है। ताजा मामला मध्य प्रदेश के बैतूल के गांव का है, जहां प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात ने मैजिक कर दिया। मेरा आपको भी और मेरे सभी गांव के भाई बहनों को यही कहना है कि डर है तो निकाल दीजिए। जी। हमारे पूरे देश में 31 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने वैक्सीन का टीका लगवा लिया है। जी। आपको पता है ना, मैंने खुद ने भी दोनों डोज लगवा लिए हैं। जी सर। अरे मेरी माँ तो करीब 100 साल की है, उन्होंने भी दोनों डोज लगवा लिए हैं। देखिए, वैक्सीन नहीं लेना बहुत खतरनाक हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी के आश्वासन का ये असर है। ये देख लीजिए, देश के प्रधान के भरोसे के बाद कुछ यूं कतारों में खड़े हैं लोग टीका लगवाने के लिए, कोरोना कवच धारण करने के लिए। कि भैया ये टीका लगाने के लिए जो टीम आई है इनका सहयोग करें, और सहयोग ही नहीं करे खुद भी टीका लगाएं और अपने गांव में 100%। ये तस्वीर है गांव डुलारिया, जिला बैतूल, मध्य प्रदेश की। भ्रमजाल में फंसे इस गांव में अब तक किसी ने भी कोरोना टीका नहीं लगवाया था। वैक्सीनेशन शुरू होने के 5.5 महीने बाद भी ये गांव जीरो वैक्सीनेशन की लिस्ट में था। इसकी वजह थी सोशल मीडिया पर वैक्सीन के साइड इफेक्ट को लेकर फैलाया जा रहा झूठ। अफवाह और भ्रम में फंसे इस गांव को बाहर निकालने का जिम्मा उठाया देश के फिक्रमंद प्रधान ने।
प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम के दौरान इस गांव के 2 लोगों से बात की और लोगों को टीके को लेकर भरोसा दिलाया। कहना है कि डर है तो निकाल दीजिए। हमने पूछा कि भाई आप लोग वैक्सीनेशन क्यों नहीं करवा रहे? अच्छा, तो हमने कहा भाई माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी से कि यहाँ के लोग, कुछ लोग ऐसे जो अति भयभीत हो गए हैं, कुछ व्हाट्सएप वगैरह, फेसबुक वगैरह ये सब चीज़ों में, पेपर में देख के लोग थोड़े डर गए थे। अच्छा, और डरने की वजह से कुछ लोगों को तो यहाँ तक की खबर लग गई थी कि वो वैक्सीन लगता है, उससे बुखार आता है और बुखार के बाद में मर जाता है। जब प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे फोन पर बात कर लोगों को समझाया, गलतफहमियों को दूर किया, तब जाकर गांव वाले टीका लगवाने के लिए तैयार हुए। प्रधानमंत्री की सलाह के बाद मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के डुलारिया गांव के 127 लोगों ने एक ही दिन में टीका लगवा लिया और बाकी लोग भी टीका लगवाने के लिए तैयार हो गए। नियम की बात के बाद उसका असर ये हुआ है कि वहाँ पे एक ही दिन में 127, जहाँ 0 वैक्सीनेशन था वहाँ 127 लोगों ने वैक्सीनेशन करवाया है। अकेले उस गांव की पॉपुलेशन 800 है। दरअसल देश की एक बड़ी आबादी है जो कोरोना वैक्सीन को लेकर अफवाह की शिकार है, जो भ्रम के जाल में फंसकर अपनी जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं, वैक्सीन लेने से कतरा रहे हैं, कोरोना वॉरियर्स को धमका रहे हैं। ऐसे में कोरोना टीका लगाने से बचने वालों को प्रधानमंत्री मोदी खुद समझा रहे हैं। आपको बता दें कि अब तक देश में करीब 33 करोड़ लोगों को टीका लगाया गया है। हालांकि दोनों डोज लगवाने वालों की तादाद 5.5 करोड़ के करीब है, लेकिन 21 जून के बाद से वैक्सीनेशन में तेजी लाई गई है। बैतूल का डुलारिया गांव इसी राष्ट्रव्यापी अभियान का हिस्सा बनता जा रहा है। कुलदीप भाटिया, संवाददाता, बैतूल। दिल्ली के पास गाजियाबाद के लोनी से एक बड़ी खबर आई है। यहाँ एक कारोबारी के घर में घुसकर कुछ लोगों ने पूरे परिवार को गोली मार दी। 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि एक महिला का इलाज चल रहा है। इलाके के लोगों को लग रहा है कि मामला डकैती की कोशिश का हो सकता है, लेकिन जिस तरह से महिला को भी गोली मारी गई, उससे पुलिस को आपसी रंजिश और प्री प्लान मर्डर का भी शक हो रहा है। पतली सी गली, एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए मकान और बेहद घनी आबादी वाला इलाका। यहां एक घर से दूसरे घर की दूरी इतनी कम है कि कोई जोर से चीख भी दे तो कम से कम 3-4 घरों में आवाज जाएगी। लेकिन गली के आखिरी छोर के मकान में जो हुआ उसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। रात करीब 2 बजे घर में 6 से ज्यादा नकाबपोश घुसे। घर में मौजूद 4 लोगों को 2 से 3 गोली मारी गई। 14 से 15 राउंड फायरिंग करते हुए बदमाश छतों से भाग गए। घर की एंट्री का यह मेन गेट लॉक था। आसपास की छतों पर भी लोग सो रहे थे, फिर भी बदमाश आए और इतनी बड़ी वारदात हो गई। घर में 4 लोग मौजूद थे, चारों को गोली मारी गई। घर के मुखिया रईसुद्दीन कपड़ा कारोबारी थे। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के लोनी में ट्रिपल मर्डर का मामला सामने आया है। इस वक्त हम मौके ही वारदात में मौजूद हैं और आपको दिखाना चाहेंगे जो एक कमरा है जहां पे पुलिस मॉल मौजूद है, अंदर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। यहां पर एक शख्स थे जिनका नाम इमरान बताया जा रहा है, उनके यहाँ पे गोली मार के हत्या की गई है। दरअसल जो घर है वो रईसुद्दीन का है। रईसुद्दीन एक कपड़ा व्यापारी हैं। कल देर रात करीब 2 से 2:30 बजे यहाँ पर कुछ बदमाश आए थे जिन्होंने यहाँ पर आकर पूरे परिवार को निशाना बनाया। रईसुद्दीन के अलावा उनके 2 बेटे इमरान और अजरुद्दीन, दोनों को गोलियां लगी हैं। साथ में ही जो रईसुद्दीन की पत्नी है उनको भी गोली लगी है। इस घटना में रईसुद्दीन, इमरान और अजरुद्दीन की मौत हो गई है। जो रईसुद्दीन की पत्नी है वो भी अस्पताल में भर्ती है और साथ ही जो इमरान की पत्नी है उसको भी काफ़ी चोटें आई, उनको भी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अचानक एक घर को टारगेट करके रात के वक्त डकैती का प्लान अचानक तो बना नहीं होगा। दूसरा सवाल यही है कि पिस्तौल लेकर आए डकैतों ने एक बुजुर्ग और महिला को भी गोली क्यों मार दी। 2:30 बजे में सबसे पहले तीसरी मंजिल पे जी एकदम फैड हुई गाड़ी उसकी गोली की, एकदम में नीचे आ गया।
एकदम ये 6 बदमाश थे, 6 भाग गए पीछे से और गोली चलाई उन्होंने, कम से कम ऊपर भी नीचे सब चलता रहा पता। ऐसा हुई बात। कितने राउंड फायरिंग हुई है? क्या पता लगा? कम से कम कौन लोग थे? क्या कुछ कौन लोग को इतना कुछ मालूम नहीं है। एक प्लॉट लिया 70 लाख रुपए का बराबर में, यहाँ ये रंजिश थे और रंजिश कुछ नहीं थी। किससे रंजिश? रंजिश किससे नहीं है, मतलब उसी शक पे, मतलब जो किसने करवाया काम चलने के मारे। पुलिस ने इस मामले को सुलझाने के लिए कई टीमें बना दी हैं। रंजिश से लेकर डकैती तक के हर एंगल की जांच हो रही है। थाना लोनी क्षेत्र में एक मोहल्ले में आज एक परिवार में रात्रि में 4 सदस्यों को गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई और जिसमें से अभी 3 लोगों की मृत्यु हो गई है और एक महिला घायल है जिनका उपचार चल रहा है। घटनास्थल का हम लोग के द्वारा निरीक्षण किया। फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड यहाँ मौके पर मौजूद है। घटना के कारणों की जानकारी की जा रही है। फिलहाल इलाके में दहशत है। लोग पुलिस से जल्द मामले को सुलझाने की मांग कर रहे हैं। रईसुद्दीन इस इलाके के पुराने व्यापारी बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने जो आसपास के सीसीटीवी कैमरा लगे हैं उनकी फुटेज को लिया है, उसमें से कुछ संदिग्ध उनको भागते हुए नजर जरूर आ रहे हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है, पता लगाने की कोशिश कर रही है आखिरकार इस हत्याकांड के पीछे की असली वजह क्या है। कैमरामैन गजेंद्र के साथ मोहित ओम, TV9 भारतवर्ष, लोनी गाजियाबाद। राजस्थान के 12 जिले में आस्था और प्रशासन की सख्ती से खड़ी हुई मुसीबत खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। पुलिस प्रशासन के खिलाफ एक कस्बे के लोगों ने इस कदर मोर्चा खोल दिया है कि हालात संभाले नहीं संभल रहे हैं। पुलिस प्रशासन की गलती सिर्फ इतनी थी कि अंता के थाना प्रभारी ने कोरोना महामारी की आशंका को देखते हुए मंदिर के गेट पर ताला लगवा दिया और फिर मंदिर के प्रति आस्था रखने वालों ने हंगामा खड़ा कर दिया। क्या है ये पूरी खबर, इस रिपोर्ट में देखिए। धर्म की धमनियों और श्रद्धा की शिराओं में बहने वाले रक्त में अचानक ये उबाल कैसा? भगवान मंदिर के अंदर हैं, लेकिन गुस्से और भक्तिभाव के मिश्रित स्वर में महाआरती सड़क पर क्यों? इस हंगामे का सबब क्या है? इस शोर शराबे और हंगामे का कारण है पुलिस का व्यवहार और फिर संकट मोचन हनुमान जी के भक्त पुलिस की व्यवस्था के लिए संकट बन गए। तस्वीर राजस्थान के 12 जिले के अंता क्षेत्र की है। भक्तिभाव से इस कस्बाई क्षेत्र में लोग हर दिन इसी मंदिर में जुटते हैं, भगवान बजरंग बली की आरती करते हैं, महाप्रसाद लेकर अपने अपने घर लौट जाते हैं। लेकिन 27 जून यानी रविवार को ऐसा नहीं हुआ और जो हुआ उसकी गवाह ये तस्वीरें हैं। अंता उपखंड के बंबोरी में सिद्ध हनुमान मंदिर के प्रति लोगों की जितनी आस्था है, इस मंदिर के पुजारी के प्रति उतना ही सम्मान भी। आरोप है कि पुलिस ने शनिवार रात को महामारी का हवाला देते हुए न सिर्फ मंदिर में ताला लगा दिया, बल्कि मंदिर में पूजा कराने वाले पुजारी के साथ अभद्रता भी की और फिर आस्थावान भक्तों का आक्रोश भड़क गया। रविवार से लेकर सोमवार इस छोटे से क्षेत्र में वो हुआ जिसकी कल्पना भी नहीं की गई थी। हनुमान मंदिर में ताला लगाने का विरोध शुरू हो गया। सैकड़ों लोग मंदिर के बाहर सड़क पर इकट्ठा हो गए। मंदिर के बाहर सड़क पर ही शाम को महाआरती हुई और फिर कस्बे के लोगों ने सड़क पर जमकर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए गए, जिसमें हिंदू संगठन के लोगों ने सवाल उठाया कि प्रशासन ने मंदिर पर ताला किस अधिकार से लगाया। सीआई साहब ने हमको नीचे बुलाया। नीचे बुलाने के बाद उन्होंने हमको ना उल्टे सीधे शब्द कहे और ये कहा कि तुमने मंदिर ठेके के लिए खोल रखा है, यहाँ पे तुमने धंधा चला रखा है। तो हमने उस समय उनसे कुछ भी नहीं बोला और भी कुछ बोले और फिर उन्होंने कहा ताला लगा दे जल्दी। हालांकि बाद में पुलिस के आला अधिकारियों ने ही लोगों को समझाया, लेकिन गुस्से से उबल रहे लोग थाना अधिकारी को हटाने की मांग पर अड़ गए और चेतावनी भी दी कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो फिर अंता के सभी मंदिरों को बंद कर दिया जाएगा। इस आक्रोश को देखते हुए पुलिस ने भारी संख्या में बल तैनात कर दिया है, लेकिन लोग मंदिर से हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। एस्ट्रोनॉमर्स को सौरमंडल के किनारे एक महाधूमकेतु या छोटे से ग्रह जैसी कोई चीज दिखी है। ये रहस्यमय ऑब्जर्वेशन धरती की ओर से बढ़ रही है। इसको लेकर अभी स्टडी की जा रही है क्योंकि इसे हाल ही में खोजा गया है। जानकारों का अनुमान है कि करीब 1 दशक बाद ये धरती के करीब से गुजरेगा।
क्या 10 साल बाद धरती पर कुछ बड़ी अनहोनी होने वाली है? क्या 6 लाख साल बाद फिर से धरती के करीब आएगा रहस्यमय ऑब्जेक्ट, छोटा ग्रह या धूमकेतु? ये डरावने सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि सौर मंडल में एक प्रचंड घुसपैठिया दाखिल हो गया है। इसे देखकर दुनिया भर के वैज्ञानिक इस जांच में जुट गए हैं कि कहीं इससे धरती को कोई खतरा तो नहीं है, क्योंकि ये प्रचंड गति से आगे बढ़ रहा था। एक हफ्ते की स्टडी के बाद पता चला है कि ये एक बड़ा धूमकेतु है जो हमारे सौर मंडल के सूरज की तरफ तेजी से जा रहा है। इससे पहले इसे सौर मंडल के इतने नजदीक नहीं देखा गया था। 2014 से 18 के बीच डार्क एनर्जी सर्वे के डेटा की मदद से इसे खोजा गया। इस विशाल ऑब्जेक्ट को 2014 UN-271 का नाम दिया गया है। 2 वैज्ञानिकों ने इसे साल 2015, 2016, 2017 और 2018 में लगातार देखा, लेकिन ये सिर्फ एक नीले बिंदु की तरह ही दिखता रहा। हालांकि ये लगातार नजदीक आता जा रहा था। इसकी चौड़ाई लगभग 100 से 370 किलोमीटर होने का अनुमान है। न्यू एटलस की रिपोर्ट के अनुसार इस मेगा कॉमेट के 23 जनवरी 2021 तक सूर्य के नजदीक से गुजरने की उम्मीद है, जो इसे शनि की कक्षा के करीब लाएगा। इस एलियन वस्तु को पहली बार 23 जून को सौर मंडल के अंदर देखा गया। उसके पहले यह सौर मंडल से बाहर था। ये धीरे धीरे सूर्य के करीब आ रहा है। इसकी खोज सूर्य से करीब 29 AU की दूरी पर की गई थी, जो अब करीब 22 AU की दूरी पर है। इस बात की भी संभावना है कि एक बार धूमकेतु सूर्य के करीब आ जाए। जानकारों का अनुमान है कि यह कोमा और पुंज विकसित करेगा, जो कि हर दूसरी वस्तु के लिए विशिष्ट है जो अभी तक अपनी कक्षा में देखी गई है। हालांकि जानकार बता रहे हैं कि इससे डरने की जरूरत नहीं है। अमेरिका का एक बड़ा इलाका इन दिनों गर्मी से झुलस रहा है। अमेरिका में कई जगह पर बढ़ते तापमान ने रिकॉर्ड तोड़ा है। लू की वजह से अलर्ट किया जा रहा है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक गर्मी का कहर अभी और बढ़ सकता है। फिलहाल एक बड़े इलाके में लोग लू और गर्म हवाओं से परेशान हैं। गर्मी की वजह से माहौल लॉकडाउन जैसा लगने लगा है। सड़कें और बाजार में बेहद कम लोग नजर आने लगे हैं। कहीं 40 डिग्री तापमान है, कहीं 44 डिग्री तक तापमान पहुंच गया है। दिन में गर्म हवाएं चल रही हैं और लोग गर्मी से बेहाल हैं। लू चलने की वजह से लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे। अमेरिका में ऑरेगन राज्य का सबसे बड़ा शहर पोर्टलैंड भयंकर गर्मी का सामना कर रहा है। शनिवार को शहर में गर्मी का रिकॉर्ड टूट गया। यहां का तापमान 42 डिग्री को पार कर गया। इसके अलावा सिएटल में शनिवार को तापमान 38.3 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जिससे शनिवार जून में सबसे गर्म दिन बन गया। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक शहर के निवासियों को इतिहास की सबसे भीषण गर्मी का सामना करना पड़ सकता है, यानी गर्मी अभी और बढ़ सकती है। इन शहरों में लू चल रही है। कोरोना का वैक्सीनेशन भी गर्मी की वजह से टालना पड़ा। मार्केट में एयर कंडीशन की डिमांड काफी बढ़ गई है। कई जगहों पर कूलिंग सेंटर भी खुल गए हैं। खेल के तमाम मैच को फिलहाल कैंसिल कर दिया गया है। पूरे वॉशिंगटन, ऑरेगन और कैलिफोर्निया के कुछ हिस्सों में भयंकर गर्मी की चेतावनी जारी की गई है। कैलिफोर्निया में जंगल की आग को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। फिलहाल अमेरिका मौसम से हैरान है, क्योंकि अमेरिका का एक हिस्सा तप रहा है तो वही एक इलाके ने पिछले दिनों चक्रवाती तूफान और सैलाब का सामना किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। टार्जन की फिल्में और किस्से कहानियां तो आपने खूब देखे और पढ़े होंगे, लेकिन आज हम आपको ऐसे शख्स की कहानी बताते हैं जो असल जिंदगी में टार्जन की तरह रहा। वियतनाम में 46 साल का एक शख्स 41 साल तक अपने भाई और पिता के साथ जंगल में रहा। वो वहां से बाहर निकला ही नहीं। इतना ही नहीं, उसे ये भी नहीं पता था कि दुनिया में महिलाएं भी होती हैं। यही है हो वैन लैंग, जो असल जिंदगी में टार्जन की तरह रहा, जिन्हें दुनिया रियल टार्जन कह रही है। 46 बरस का लैंग पिछले 41 बरस से जंगल में रह रहा है। हो वैन लैंग 1972 में वियतनाम युद्ध के अंत में जंगल चला गया था। दावा किया जा रहा है कि 5 साल की उम्र से लैंग कभी जंगल से बाहर निकला ही नहीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक हो वैन लैंग पूरी तरह से जंगल पर ही निर्भर थे। वो शहद, फल और अन्य जानवरों को खाते थे, खुद के लिए घर बनाते।
जंगली जानवरों से खुद की रक्षा भी करते थे। साल 2015 में एक फोटोग्राफर अल्वोर सेरुजो ने इस परिवार का पता लगाया, फिर इन्हें जंगल से निकालकर पास के गांव में लाया गया। वहां महिलाएं भी थी। पहली बार लैंग को पता चला कि महिलाएं भी होती हैं, क्योंकि अमेरिकी हमले में उनकी मां और 2 भाई बहनों की मौत हो गई थी। लैंग आज भी पुरुषों और महिलाओं के बीच ज्यादा फर्क नहीं कर पाते। लैंग के साथ रहने वाला भाई जो कहता है वो वही करता है। लैंग को अच्छे और बुरे का फर्क मालूम नहीं। लैंग को किसी पर चाकू से वार करने के लिए कहा तो वो बिना सोचे समझे कर देगा और वो व्यक्ति मर सकता है। लैंग का दिमाग बिल्कुल ही बच्चे की तरह है। जंगल से लौटने के बाद भी वो भीड़ देखकर भागता है। जानवरों के साथ इंसानों को देखकर खुश होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी9 भारतवर्ष। पाकिस्तान कर्ज में डूबा हुआ है। पाकिस्तान के लोग बेहिसाब महंगाई की वजह से परेशान हैं। आम लोगों का भले ही जैसा भी हाल हो, लेकिन कुछ लोगों ने इतनी दौलत बटोर ली है कि वो ऐश और मौज में डूबे हैं। पाकिस्तान से एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक बर्थडे पार्टी के दौरान शेखी भंगाड़ने के लिए शेर को लाया गया। जंजीर में कैद शेर को लोग छू रहे थे और तस्वीरें खिंचवा रहे थे। मेहमानों के बीच जंगल का राजा, लेकिन यहाँ जंगल का राजा जंजीरों में कैद है। इतना सुस्त जैसे इसे काबू में रखने के लिए कोई दवा दी गई हो। लोग छू रहे हैं, आसपास घूम रहे हैं, लेकिन शेर को इसकी कोई परवाह नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे ये ताकतवर जानवर अब बहुत कमजोर हो चुका है। ये वीडियो पाकिस्तान से वायरल हुआ है। जाहिर है शेर को शान बढ़ाने के लिए यहाँ लाया गया था। ये वीडियो पाकिस्तान के लाहौर शहर का बताया जाता है। इंस्टाग्राम पर इस वीडियो को प्रोजेक्ट सेव एनिमल्स ने शेयर किया। इस वीडियो को देखने के बाद कई लोगों ने गुस्से से भरे कमेंट किए हैं। पाकिस्तान के लोगों की सोच पर सवाल उठ रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का बर्थडे बैश था जिसमें शेर को लाया गया था। सवाल उठाया जा रहा है कि क्या शेर भी पार्टी में सजाने का कोई आइटम है? क्या पाकिस्तान के लोग जानवरों से ऐसा ही क्रूर व्यवहार करते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ टीवी9 भारतवर्ष पर।